हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपने लिए पढ़ना है क्या? साइक्लोट्रॉन। एकदम सरल सा टॉपिक है, फटाफट याद हो जाएगा। बस अच्छे से आप इसको देखिए और समझिए और बाद में 2-3 बार खुद से करने का प्रयास करिए। 2-3 बार खुद बोल कर देखिए, जब ये आपका कंप्लीट हो जाए। जब खुद ही बोल कर पूरा देखोगे तो आपको फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा? साइक्लोट्रॉन जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट का मतलब होता है मूव करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? धक्का देने के लिए, मूव करवाने के लिए का प्रयोग करते हैं, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज को ही करते हैं, नेगेटिव चार्ज को नहीं करते क्या? बेटा पहली बात तो चार्ज को करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव के साथ एक दिक्कत है कि नेगेटिव को जब थोड़ा सा धक्का देते इतने में वो बहुत तेजी से बाहर ही निकल जाता है डीच के। तो यहाँ पर अपने लिए मुख्य रूप से किनको त्वरित करवाना है? धनायन को या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमको त्वरित करवाना है, तो इसको साइक्लोट्रॉन। तो अपन बोलेंगे कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे अल्फा कणों, प्रोटॉनों आदि को त्वरित किया जाता है। और इसका निर्माण सबसे पहले 1932 में वैज्ञानिक ई लॉरेंस ने किया था। ये होता है इसका इंट्रोडक्शन, जो क्वेश्चन का या आंसर का पार्ट नहीं है, बस अपने आंसर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपन इसमें थोड़ा सा ऊपर कुछ हेडिंग टाइप से लिख देते हैं और कुछ बता देते कि इसके बारे में, इसका इतिहास ये है और ये साइक्लोट्रॉन करता क्या है। तो अपन बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा? साइक्लोट्रॉन को एक्सप्लेन करना है, 3-4 चीजें आएंगी। पहले आएगा कि भाई इसका नामांकित चित्र बनाओ, तो अपन नामांकित चित्र बना देंगे। वो कहेंगे इसका प्रिंसिपल लिखो, सिद्धांत, तो अपन इसका सिद्धांत या प्रिंसिपल लिख देंगे, सिद्धांत। वो कहेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखो, अपन कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, बनावट लिख देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? वो कहेंगे कि ये बनावट तो आपने लिख दी, बनावट के बाद अच्छा उपयोग तो आपको आता है समझ में, ये संरचना या बनावट या कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसके बाद वर्किंग आती है, कार्यविधि, कैसे काम करता है, कार्यविधि। और एक आध इसी में डेरिवेशन आता है, या तो आपको त्रिज्या के लिए दे देंगे या फिर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने को दे देंगे। ऐसी 1-2 चीजें पूछ लेते हैं, कभी इसकी रेडियस पूछ लेते हैं और कभी इसकी क्या पूछ लेते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2-3 चीजें इसमें आती हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकालो, या फिर इसकी त्रिज्या या जो अधिकतम त्रिज्या रहेगी उसका व्यंजक निकालो। तो ये सब अपन करेंगे। तो इतने पार्ट के अंतर्गत ये इंट्रोडक्शन नहीं आता है ना, लेकिन अपन लिखते हैं। तो कुल मिला के नामांकित चित्र बनाएंगे अपन, सिद्धांत या प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बेस होकर कार्य करता है ये, और बनावट या इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये वह करता कैसे काम है, कार्यविधि क्या है इसकी, और बाद में लिख देंगे इसके जो भी डेरिवेशन आएंगे, व्यंजक आएंगे, वो व्यंजक आता है। और ज्यादा है तो छठवां एक और क्या आएगा, उपयोग। आप कहोगे इतना सारा आएगा, बेटा एग्जाम में आएगा तो पता चला इसमें से 3 चीजें आ गई, नामांकित चित्र आ गया, बनावट आ गई, कार्यविधि आ गई, या नामांकित चित्र आ गया, सिद्धांत आ गया, कार्यविधि आ गई, बनावट छोड़ दी उसने। तो केवल नामांकन अकेला करके छोड़ देते हैं चित्र का और सीधी कार्यविधि लिख देते हैं। उपयोग आ गए, एक लाइन का उपयोग है कि धनायन जैसे कि प्रोटॉन है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन और अल्फा कण को क्या करवाने के लिए, एक्सेलरेट या गति करवाने के लिए या धक्का देने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से ही हम पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या करवा पाते हैं, धक्का दे पाते हैं, मूव करवा पाते हैं। तो त्वरित, इसको क्या बोला जाता है, त्वरित मतलब धक्का देना, गति करवाना है ना, मूव करवाना, एक्सेलरेट करवाना। तो त्वरित करवा पाते हैं किसकी सहायता से, साइक्लोट्रॉन, है ना। तो बेटा इसमें साइक्लोट्रॉन में अपन पढ़ते हैं, चलिए साइक्लोट्रॉन पूरा आज के आज सीखना ही है, हर हाल में कुछ भी हो जाए, है ना। साइक्लोट्रॉन लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कल से आपका चैप्टर नंबर 5 चालू हो जाएगा। और 5 शायद खत्म भी ना हो पाए, या 5 खत्म होगा उसके जस्ट बाद आपकी क्लास में लगने लगेगी, है ना।
साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है या डिवाइस है जिसकी सहायता से आवेशित कणों चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों जैसे, अपन ज्यादा नाम कह के लिखेंगे भैया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे लाइक प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप जानते हैं। अल्फा कण आदि एक्सेट्रा आदि को त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। क्या बोलेंगे? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कण कौन से बेटा? अपन को धनावेशित कण बोलना है, तो कौन से? प्रोटॉन और अल्फा कण आदि को क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रोटॉन और अल्फा कण जैसे आवेशित कणों को क्या करवाया जाता है? एक्सेलरेट या त्वरित करवाया जाता है, एक्सेलरेट या त्वरित करवाया जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बनाया था इसे? इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1932 में, आरजी बांडीग्राफ मत लिख देना, उन्होंने तो जनरेटर बनाया था। बांडीग्राफ 1932 में वैज्ञानिक ई लॉरेंस ने किया था। ये हो जाएगा बेटा इंट्रोडक्शन, जो क्वेश्चन के ऊपर लिखना है, ताकि जब क्वेश्चन पढ़ने वाले को समझ में आए कि इसने सब कुछ प्रॉपरली लिखा है, तो पूरे 5 के 5 नंबर मिलते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कण जैसे कि प्रोटॉन और अल्फा कण को क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि कैसे त्वरित हो रहा है ना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये कैसे तेजी से घूमता जा रहा है। तो इसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे कि प्रोटॉन और अल्फा कण आदि को त्वरित किया जाता है, और इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1932 में वैज्ञानिक ई लॉरेंस ने किया था। और बांडीग्राफ का निर्माण किसने किया था? आरजे बांडीग्राफ ने। और इसका साइक्लोट्रॉन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? ई लॉरेंस ने। तो आपको याद रखना है, ये ई लॉरेंस, वैज्ञानिक ई लॉरेंस ने किया था। ये हो जाएगा बेटा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अपन लिखेंगे इसका क्या? सिद्धांत, है ना, सिद्धांत चलिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट सिद्धांत, फिर कर देते हैं इसका डायग्राम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे इसका। चलो, जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं ध्यान रखिए, साइक्लोट्रॉन का सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे साइक्लोट्रॉन करके आप हमें इसकी कॉपी हमारे पास भेजोगे फोटो क्लिक करके, ध्यान से, है ना। देखिए तो सही खुद से कैसे लिखते, क्योंकि इंट्रोडक्शन केवल हिंदी में बताया, इंग्लिश में नहीं भेजेंगे। बाकी तो आपको इंग्लिश में हम भेज देंगे जो करते, लेकिन थोड़ा सा आप हमको बताइए कि आप लिखते कैसे हैं। सभी, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अगले वीडियो में नाम लेके बोलेंगे कि आपने नहीं भेजा। इसके बाद आता है बेटा क्या? सिद्धांत। जैसे वांडीग्राफ का सिद्धांत काय पे काम करता था? दो नुकीले चालकों की कार्यविधि पर, क्योंकि नुकीले चालकों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समतल सतह से क्या होता था? ज्यादा होता था। ऐसे ही इसका भी सिद्धांत है भैया, इसका भी प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की, काय की बेटा? आवेशित कण की, धनावेशित कण की विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है।
क्या? साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is move again and again in high frequency electric field and using strong magnetic field, then it gets accelerate and acquire sufficiently large amount of energy. साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसे लगातार एक्सेलरेट करवाया जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या कर लेता है बेटा, गेन कर लेता है। और इसका अपन लिख रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की, आवेशित चाहो तो धनावेशित भी लिख सकते हो कि मैं केवल आवेशित लिख रहा हूं, आवेशित कण की कहां कहां गति पर आधारित है, विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है। अब आप कहोगे सर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति पर तो है आधारित, करता कैसे है बेटा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इसे लगातार मूव करवाएंगे स्पाइरल शेप में। पहले देखिएगा इधर रहेगा, जैसे इधर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बढ़ती हुई रेडियस, देखो हर बार रेडियस बढ़ती जा रही, पहले इतनी फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसे बढ़ते हुए वह चला जाएगा। और ये देखो आप कहोगे सर उसका वेग भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और उसकी रेडियस भी बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई त्रिज्या में लगातार क्या करता रहता है, गति करता रहता है। अभी पता चलेगा कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है। हमेशा याद रहेगा कि भाई साइक्लोट्रॉन है तो इसका जो सिद्धांत है वो कहीं पर आधारित है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार इसे धक्का दिया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं? विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या किया जाता है, धक्का। जैसे मैं एक बच्चे का हाथ पकड़ लूं और एक अगला बच्चा उस बच्चे को धक्का दे दे, है ना, तो वो धक्का देते जाएगा लेकिन बच्चा सीधा नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं उसका हाथ पकड़ा हूं तो वो चारों तरफ मेरे क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। बात समझ रहे कि नहीं? जैसे मैं यहाँ खड़े होके इस बच्चे का क्या पकड़ लूं, हाथ, अब यहाँ से एक बच्चा क्या देगा, धक्का देगा, तो ये बच्चा ऐसे ऐसे ऐसे, ये चूंकि धक्का दे रहा है और मैं उसका हाथ पकड़े हूं तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा चारों तरफ। बात समझ रहे कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसे वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जा रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करवाया जा रहा है, किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। जबकि विद्युत क्षेत्र द्वारा इसे क्या किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, यानी एक्सेलरेट करवाया जा रहा है। बनेगा तो क्या लिखोगे, गति पर आधारित है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र द्वारा इसे, विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण को, विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण को त्वरित किया जाता है। त्वरित मतलब एक्सेलरेट करवाया जाता है ना, त्वरित एक्सेलरेट किया जाता है या त्वरित किया जाता है या धक्का दिया जाता है ना। जबकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसे लगातार किस मार्ग में बेटा, सर्कुलर पाथ, वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है, मार्ग में बार बार घुमाया जाता है, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार
घुमाया जाता है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की कहाँ कहाँ, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट या त्वरित किया जाता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसे लगातार वृत्तीय मार्ग में बार बार घुमाया जाता है, जिससे आवेशित कण अत्यधिक मात्रा में एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, जिससे आवेशित कण अत्यधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ये हो गया बेटा प्रिंसिपल इसका। क्या प्रिंसिपल रटना नहीं है, देखो सामान्य सा है कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत काय की, आवेशित कण की। और कौन से आवेशित कण की बेटा, धनावेशित कण की। कहां कहां, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो जगह गति पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र द्वारा इसे लगातार धक्का यानी कि मूव करवाया जाता है, एक्सेलरेट करवाया जाता है, जबकि चुंबकीय मार्ग द्वारा, जैसे मैं देखो इस पेन को पकड़े हूं, अब यहां से देखो एक कोई भी आएगा और यहां से ये धक्का देगा, देखो ये धक्का देगा तो ये ऐसे घूमेगा। बात समझ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं इसको बीच में से पकड़े हूं, और जब बीच में से मैंने पेन को पकड़ा हुआ है तो पेन छूट के तो बाहर जा नहीं सकता, देखो छूट के बाहर नहीं जा सकता, केवल क्या रहेगा, इधर जब धक्का देंगे तो वो ऐसे घूमेगा, क्योंकि मेरा हाथ इसे ये वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए जितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, वो दे देता है। जैसे कि ये सूर्य है, अब देखो सूर्य पृथ्वी को खींचे है एक ऐसी रस्सी से जो दिखाई नहीं देती, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, कहते कि नहीं। सूर्य क्या करे है, इस पृथ्वी को खींचे हुए है। अब ये पृथ्वी क्या हो रही है बेटा, मूव हो रही है, तो देखो इधर ही मूव होती रहती है ऐसे, क्योंकि ये रस्सी लगातार खींची है। इस रस्सी का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण ये सूर्य की जो ये ग्रेविटी है, इसे वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक क्या दे देती है, अभिकेंद्रीय बल देती है। इसलिए वह रेगुलर क्या करता रहता है, घूमता रहता है उसके चारों ओर। ऐसे यहां पर होता है कि विद्युत क्षेत्र तो इसे लगातार धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे एक्सेलरेट करवा रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करवाएगी, सर्कुलर पाथ देगी, और वो सर्कुलर पाथ में लगातार बढ़ी हुई त्रिज्या में क्या करता रहता है, घूमता रहता है बार बार, जिससे वह अत्यधिक मात्रा में क्या प्राप्त कर लेता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है। ये हो जाएगा बेटा प्रिंसिपल। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है। विद्युत क्षेत्र द्वारा इसे लगातार क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसे बार बार वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है, जिससे आवेशित कण अत्यधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत हो जाएगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। अब अगला आता है इसका डायग्राम। चलिए देखिए, इसका डायग्राम बड़ा आसान सा है, बस एक बार अच्छे से देख लो तो आपकी वर्किंग तक का ये सारा पार्ट डायग्राम ही करवा देगा बेटा। इसमें जैसे आप एक को पानी का पाइप ले आओ काट के, है ना। अब इसको जब बीच में से पानी के पाइप को काटोगे तो वो इस शेप में होता है या नहीं होता है। तो बेटा उसके अगर बीच में से काट दोगे तो दो डी जैसे पार्ट बन जाएंगे, डी जैसे पार्ट बन जाएंगे। जैसे एक बेलनाकार पाइप है ऐसे, है ना। अगर यहाँ बीच में से ऐसे काट दोगे तो बीच में से काटने के कारण उसके दो पार्ट हो जाएंगे, और वो काय की तरह दिखेंगे, डीज के जैसे दिखेंगे। काय के जैसे दिखेंगे बेटा, डीज के जैसे दिखेंगे। वो कुछ इस तरह दिखेंगे फिर पार्ट आपको, देखो।
ये देखो, अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे बना देते हैं, कुछ इस तरह दिखेंगे पार्ट, ये आधा पार्ट, जबकि अंदर की तरफ एक कैसा होगा, दबा हुआ रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये डी के पार्ट कैसे दिखेंगे, जैसे मान के चलो ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, सॉरी बेलन है, ये एक बेलन है। अब बेलन को जब बीच में से काट दोगे बेटा, यहां से काट दोगे, तो बचा हुआ पार्ट कुछ इस तरह नहीं दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखो, आधा नीचे का पाइप गया, पूरा पाइप ऐसे गोल रहा होगा, तो इतना दिखेगा, बस ऐसे कुछ इस तरह दिखेगा। बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि नीचे का पार्ट भी इसी तरह दिखेगा, तो ये मैंने इसको काट दिया। जब ये गोल रहा होगा पूरा तो ऐसे, लेकिन जब इसके पार्ट को काट लिया होगा तो आधा इधर और आधा नीचे का पाइप ऐसे रहेगा, नीचे वाला ऐसे रहेगा और ऊपर वाला ऐसे रहेगा, रहेगा कि नहीं? अब क्या करना है, ये कैसा दिख रहा है, अगर इसको मैं बनाऊं तो ये डी जैसा दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं? ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ एक लाइन बना दूं ये ऐसे, तो ये आपको डी जैसा दिख रहा होगा ऐसे, और ये जो घुमा हुआ शेप है वो ऐसे, है कि नहीं? जबकि यहां से ये क्या है बेटा, खोखला है कि नहीं? हेलो है, कैसा है, हेलो या खोखला है। तो देखिएगा ये खोखला शेप होता है। अब यहाँ पर जैसे ये कोई प्रोटॉन इधर अंदर जाता है तो इसको जाना सीधा चाहिए, कैसा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे जाने के बजाय इसके अंदर जाता है और तुरंत ही ऐसे घूम जाता है, और ऐसे घूम के कहाँ निकल आता है, बाहर, तो दूसरे डीज में चला जाता। फिर ऐसे होते होते जब वो लास्ट में डीज से टच होके होने लगता, तो यहाँ पर एक विक्षेपक या डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगाकर उसे कहीं पर लक्ष्य पर, या जहां पर उसको आपतित करवाना है, इंसिडेंट करवाना है, वहां पर उसको इंसिडेंट करवा लेते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो आपतित करवा लेते हैं वहां पर। तो ये ऐसा शेप होता है जो आपको दिख गया होगा। तो ये दो पार्ट में होता है, ये किसी मेटल का बना होता है ना? तो इनका इनका आकार कैसे दिखता है, डी अक्षर जैसा, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया था, डीज। क्या नाम दिया गया था, डीज। तो यहां पर ऐसे दो डीज होते हैं, डी आकार के। देखिएगा, ऐसे दो डीज होते हैं। ये डी आकार के दो डीज होते हैं बेटा, और इन डीज में हमको एक से बनाना बढ़िया तरीके से, है ना, एकदम एग्जैक्टली। अब इन डीज का नाम रखना था, तो इसका नाम रख दिया D1 और ये रख दिया D2। ये काहे के बने हैं बेटा, ये अंदर की तरफ कैसे हैं, खोखले हैं, यानी कि यहाँ का कण सीधा यहाँ अंदर जाएगा और धीरे धीरे ऐसे करके क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। जाना तो उसे कैसा चाहिए, सीधा, और ये सीधा बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे अंदर घुसता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड इसे सीधा जाने के बजाय क्या कर देगी, घुमा देगी। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये सीधा नहीं जाएगा, जाने के बजाय ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, और फिर जैसे ही घूम के कहाँ निकलने लगेगा, वापस इस डी से, तो फिर इस डी के अंदर घुस जाएगा। तो ऐसे करके ये पाथ ऐसे सर्किल स्पाइरल पाथ में चला जाता है, और जब तक घूमता रहेगा जब तक कि इसकी खुद की त्रिज्या काई के बराबर ना हो जाए इस डीज की त्रिज्या के बराबर, मतलब ये टच होके फ्लो होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ। तो ये घूमते घूमते इतनी ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेता है कि इसकी त्रिज्या, किसकी, इस जो ये घूम रहा है कण, इसकी त्रिज्या और ये डीज की त्रिज्या दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर। यानी ये घूमते घूमते कहां पर, अपनी अधिकतम चाल पर आकर इसी से टच होके, इस डी से टच होके क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो जैसे ये टच होके घूमता है, वहां पर दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से लगाकर उसे कहां पर आपतित कर लिया जाता है, लक्ष्य पर। और इतना बड़ा चार्ज पार्टिकल जब किसी लक्ष्य पर आपतित होता है तो उतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है कि उस लक्ष्य को क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना।
तो इतनी ज़्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, आपतित कर लिया जाता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट से या विक्षेपक प्लेट लगाकर। बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लेना है, तो बोलेंगे चित्र में साइक्लोट्रॉन का चित्र प्रदर्शित है या साइक्लोट्रॉन की बनावट या संरचना प्रदर्शित है। चित्र में साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है। इसमें तांबे का एक बेलनाकार खोखला पात्र होता है जो दो भागों D1 और D2 में विभक्त होता है ना। तांबे का एक खोखला पात्र होता है जो दो भागों D1 और D2 में क्या होता है बेटा, विभक्त होता है। इसमें तांबे का एक खोखला पात्र होता है जो दो भागों D1 और D2 में विभक्त होता है। ये बना दिया मैंने, है ना। आप थोड़ा और अच्छा क्लियर डायग्राम बनाइए। इसका नाम क्या रखेंगे, इनका आकार अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डीज बोला जाता है, DEES, डीज, या इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे डीज। इनका आकार अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा होता है, इसलिए इन्हें डीज कहा जाता है। बनेगा। और बेटा इसको, इन दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के दौलित्र से जोड़ दिया जाता है। उच्च आवृत्ति के काय से जोड़ दिया जाता है, दौलित्र से। तो इन दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के दौलित्र से जोड़ दिया जाता है। दौलित्र को बोलते हैं ऑसिलेटर। क्या नाम देते हैं बेटा, ऑसिलेटर। और ऑसिलेटर का सिंबल बना देंगे यहाँ पर। ऑसिलेटर का सिंबल होता है ऐसे, है ना। तो यहाँ उच्च आवृत्ति के दौलित्र से जोड़ दिया जाता है, इसका नाम बोल देंगे ऑसिलेटर से इसे कनेक्ट कर दिया। हाई फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेटर से इसे जोड़ दिया जाता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। कहाँ, इस गैप में, दोनों डीज के बीच के इस गैप में क्या जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र बना देगा। और बेटा इसे पूरे को दो शक्तिशाली चुंबक, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर दो बड़े बड़े क्या बना देंगे, मैग्नेट बना देंगे, और उन मैग्नेट के बीच में इसे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ऐसे दो मैग्नेट बना दोगे और मैग्नेट के बीच में ऐसे दो मैग्नेट बना दीजिएगा और दोनों मैग्नेट के बीच में इसे अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। अब बेटा यहाँ पर बीच में और कोई कण ना आ जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर प्रकाश आ जाए या कुछ आ जाए और धन आयन बन जाए, तो बहुत सारे धन आयन फिर इसको सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, आयनित होने के लिए वायु तक नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसे काय के अंदर बंद कर दिया जाता है, निर्वात कक्ष में। जबकि वांडीग्राफ जनित्र को निर्वात कक्ष में बंद नहीं करते, क्योंकि वहां वायु आयनित करनी पड़ती है, उसे करते हैं विद्युत रोधी कक्ष में बंद, है ना। काय में, विद्युत रोधी कक्ष में बंद करते हैं। जबकि यहाँ इसे काय में बंद करते हैं, वैक्यूम चैम्बर या निर्वात कक्ष में बंद कर देते हैं पूरी व्यवस्था को। अब इसमें क्या होता है बेटा, अच्छे से देखना। ये निर्वात कक्ष में इसे बंद करेंगे वो तो बात की बात है। सबसे ज्यादा इसमें एक चीज है कि विक्षेपक प्लेट कहाँ लगाओगे सर, तो बिल्कुल डीज में ही लगाएंगे और डीज के भाग में लगाएंगे जहां पर डी वो घूमते घूमते कैसे टच होके घूमने लगता है, डीज से टच होके घूमने लगता है, वहां पर हम विक्षेपक प्लेटें लगा देंगे। ये लगा दी मैग्नेट, इसका नाम रख दिया एस और इसका नाम रख दिया क्या, एन, है ना। अब बेटा यहाँ पर अपन लास्ट में इस डीज के यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, विक्षेपक प्लेट ऐसे। और जैसे ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ आएगा तो विक्षेपक प्लेट लगाकर अपन उसे क्या करवा देंगे, यहाँ लक्ष्य पर उसे आपतित करवा देंगे। तो यहाँ नाम दे देंगे लक्ष्य। जो टारगेट रहेगा उस पर आप क्या करवा दोगे, उसे इंसिडेंट करवा दोगे, तो ये टारगेट हो जाएगा।
और इस विक्षेपक प्लेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, विक्षेपक प्लेट। और ज्यादा है तो इनके नाम अलग अलग रख लो, इसका नाम टी दे दो, आया समझ में, इसका नाम क्या दे दो, ए, जिस पर आपको उसे आपतित करवाना है। ये एन एस तो आपका है ही, इसका नाम क्या दे दो, ओ दे दो। ओ मतलब क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर, समझ रहे कि नहीं। और यहाँ पर बेटा वैक्यूम चैम्बर रहेगा, तो वैक्यूम चैम्बर का नाम क्या दे दो, भी दे दो, या इसका नाम ही लिख दो, निर्वात कक्ष भी, निर्वात कक्ष भी बनेगा। अब यहाँ पर क्या रखना है, कोई धनायन का स्रोत रखना है जिससे धनायन निकले, है ना, तो ये ड्यूटीरियम रख दिया जाता है। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम धनायन प्रोड्यूस करता है, प्रोटॉन देता है, तो यहाँ पर आपने एक धनायन का स्रोत, इसको फिलामेंट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फिलामेंट या ड्यूटीरियम, धनायन का स्रोत, धनायन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो सोर्स है वो यहाँ पर क्या रख देते हैं, फिलामेंट, तो वो रख दिया जाता है। और जैसे ही यहाँ धनायन उत्पन्न होता है बेटा, वह देखो इसके परपेंडिकुलर डीज में प्रवेश करता है, क्योंकि उस समय D1 डीज होती है धन और ये होती, सॉरी, D1 डीज होती है माइनस और ये होती है D2 प्लस, ठीक है ना। अभी देखना D1 कैसी है बेटा, माइनस, अच्छे से देखना कि अंदर गया क्यों। अच्छा ये बताओ कौन सा चार्ज उत्पन्न हुआ है, आप कहोगे सर प्लस, उसको कौन खींच लेगा, माइनस, तो वो काय में घुस जाएगा, माइनस वाली डीज में घुस जाएगा। और जैसे वो माइनस वाली डीज में कैसे घुसता है, परपेंडिकुलर, एकदम कैसा घुसता है, परपेंडिकुलर, एकदम लंबवत घुसता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र उसे क्या करेगा, उसे ऐसे वृत्तीय मार्ग में क्या करवा देगा, घुमा देगा, तो वो ऐसे घूम जाएगा। ये घुमाने का काम किसने किया, मैग्नेटिक फील्ड में जो डीज के अंदर है, इन मैग्नेट के कारण बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये धनायन उत्पन्न होता है वो डीज के अंदर जाता है, उसे क्या करवा देता है, उसे तुरंत ही किस मार्ग में घुमा देगा बेटा, करता लंबवत प्रवेश है। देखो जैसे यहां से गया तो ये कैसा खिंच रहा है, सीधी लाइन दिख रही है ना, ये सीधी लाइन खिंच रही है, जैसे यहां से आया और ये सीधा जाता है अंदर। लेकिन जैसे ही डीज के अंदर जाएगा उसे कौन सा फोर्स मिल जाएगा, उस पर लॉरेंज फोर्स काम करेगा। और लॉरेंज फोर्स तब काम करता है जब चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और लॉरेंज फोर्स उसे कैसा घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए क्या दे देता है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है बेटा। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे देगा, कौन देगा, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्यों आया, चुंबक के कारण, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मैग्नेटिक फील्ड मतलब लॉरेंज फोर्स। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ धनायन का स्रोत आपने रखा, तो धनायन के स्रोत से जैसे ही धनायन उत्पन्न हुआ, इसको हम रेड कलर से बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर जाएगा अंदर, लेकिन इसे क्या होगा, तो बेटा ये गया, लेकिन इसे वृत्तीय मार्ग में घूम के घुमा दिया, किसने, चुंबक ने, लॉरेंज फोर्स ने, अभिकेंद्रीय बल देकर, तो ये D2 से बाहर निकलता है। जैसे ये बेटा गैप में आता है, देखो उस समय D1 अब क्या होगी, ये क्या करेगा, तुरंत ही जो आपका क्या नाम से दोलित्र है, O है, ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर तुरंत ही क्या करता है, अपने जो डायरेक्शन है उसको क्या करता है, रिवर्स करता है। अब अपनी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करेगा वो, तो वो क्या करवाएगा, जैसे ही वो मतलब हाफ सर्कल के बाद जो गैप रहता है उसमें आता है, तो वो कहने का मतलब वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है, पोलैरिटी के कारण ये प्लस हो जाता है और बेटा ये माइनस हो जाता है। अच्छा ये चार्ज है कौन सा जो ये रेड कलर से बना रहे हैं, जो ये जा रहा है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको हर बार कौन खींचेगा, नेगेटिव। तो अब नेगेटिव इधर वाला हो गया, क्योंकि इस दौलत्र ने क्या कर दी, अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी, दोनों डीज की पोलैरिटी किसने चेंज की, दौलत्र ने। और ये दौलत्र ने चेंज करने के कारण जे काय का हो गया प्लस, जे काय का हो गया माइनस। अब माइनस को कौन खींचेगा बेटा, अट्रैक्ट कौन करता है, आकर्षित कौन करता है, प्लस, तो ये प्लस आकर्षित हो जाएगा कई की तरफ माइनस, और ये किस में घुस जाएगा, D2 डीज में। जैसे ही घुसेगा तो फिर इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से फिर घुमा देगा, तो वो ऐसे घूम जाएगा। जैसे ही अब इधर आएगा, इस गैप में जैसे ही आएगा, देखो गैप के अंदर आया, दोनों डीज के बीच के इस गैप में आया है, तो फिर इसे अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, इसे काय का माइनस का और इसे काय का प्लस का बनाता है। और ये ऐसे लगातार वृत्तीय मार्ग में क्या होता रहता है, वो स्पाइरल पाथ में क्या होता रहता है, मूव करता
मूव होता रहता है। और बेटा जैसे ही स्पाइरल पाथ में मूव होता है, अच्छे से देखना, जैसे ही स्पाइरल पाथ में मूव होता है और जे इसकी त्रिज्या जब काई के बराबर हो जाती है, डीच की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तो इसे विक्षेपक प्लेट पर, देखो विक्षेपक प्लेट की सहायता से इसे काय पर आपतित करवा दिया जाता है, लक्ष्य पर आपतित करवा दिया जाता है और ये इधर आ जाता है। और इसके जो बात है इसको आप डॉटेड, ऐसे डॉटेड डॉटेड में बनाना, ऐसे ऐसे डॉटेड बनाइएगा, बनेगा। ऐसे पाथ बनाना है और इसे बाद में अंत में कहाँ पर मूव करवा लिया जाता है, विक्षेपक प्लेट या डिफ्लेक्टिंग प्लेट की सहायता से इसे काय पर बेटा, लक्ष्य पर या जो टारगेट है उस पर हिट करवा दिया जाता है। तो ये टारगेट पर हिट कर गया कौन सा, ये चार्ज पार्टिकल। और इस समय इसकी त्रिज्या काय के बराबर हो गई, देखो जितनी डीच की त्रिज्या है, डीच की त्रिज्या का मतलब ये है, डीज यहाँ से यहाँ तक है इसकी त्रिज्या, और ये भी तो घूम के कहाँ तक आ गया ये, तो इसकी त्रिज्या भी कितने के बराबर हो गई, डीच की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। तो इसे क्या करवा लिया जाता है, अगर ये कहूं कि डीच की त्रिज्या कैपिटल आर है और ये जो घूम रहा है इसकी जो त्रिज्या बढ़ती जा रही है हर बार स्पाइरल पाथ में, तो इसकी अधिकतम त्रिज्या कितनी है, आर, वो काय के बराबर हो जाती है, डीच की त्रिज्या के बराबर। यानी ये अब टच होके, किससे टच होके घूमने का प्रयास करता है, डीच से। उससे पहले जैसे ये डीच को टच करता है तुरंत ही इसे विक्षेपक प्लेट की सहायता से क्या करवा दिया जाता है, लक्ष्य पर आपतित करवा दिया जाता है, लक्ष्य पर टारगेट या हिट करवा दिया जाता है, बनेगा। तो बेटा ऐसा है ये साइक्लोट्रॉन। अब बात आती है कि सर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कैसे, कंस्ट्रक्शन बाद में लिखना, पहले नामांकन लिखना बेटा, नामांकन ये कम इम्पोर्टेंट है ना। नामांकन में क्या लिखोगे, पी, पी क्या है बेटा, धनायन का स्रोत, धनायन का स्रोत, या धनायन का स्रोत को आप क्या बोलोगे, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या लिखोगे, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इंग्लिश वाले बच्चे। D1 व D2 को नाम क्या दोगे, डीज, क्या नाम दोगे, डीज। और O क्या हो जाएगा बेटा, ऑसिलेटर यानी दौलित्र, ऑसिलेटर को क्या बोलते हो, दौलित्र। ये आपको पढ़ने मिलेगा पूरा फुल डिटेल में, दौलित्र करता कैसे काम है, अभी नहीं, आपके जो 14th चैप्टर है उसमें आपको दौलित्र पढ़ने मिलेगा, है ना। चलिएगा, उसके बाद N व S क्या है बेटा, चुंबक, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव, बनेगा। और T क्या है बेटा, विक्षेपक प्लेट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, विक्षेपक प्लेट। A क्या है बेटा, टारगेट, टारगेट को क्या बोलते हो, लक्ष्य, बात समझ रहे कि नहीं। और V क्या है, तो लिख देना निर्वात कक्ष, क्या है बेटा, निर्वात कक्ष। ऐसे नामांकन लिख देना बढ़िया सा, इस चित्र के नीचे या बाजू में जहां पर जगह हो वहां पर आप इसको लिख देना, बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। अच्छा, ये धनायन का स्रोत जैसे कि ड्यूटेरियम, जैसे कि ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम पर जब इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो अपने आप एक धनायन को रिलीज कर देता है, तो ध्यान रखिए वो ड्यूटेरियम धनायन का क्या है बेटा, स्रोत है। तो बता दिया कि धनायन के स्रोत को कभी फिलामेंट भी नाम बोल देंगे वो, कभी वो ड्यूटेरियम बोल देंगे, कभी धनायन का स्रोत, कभी सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल बोल देंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बात समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे होता है। अब आता है बेटा क्या, इसकी संरचना कैसे लिखनी है, एक बार में देखना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। चित्र में साइक्लोट्रॉन, चित्र का नाम लिख देना साइक्लोट्रॉन, क्या नाम लिख दोगे, साइक्लोट्रॉन। चित्र में साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है। इसमें तांबे का एक खोखलाकार पात्र होता है, तांबे का नहीं बोलना तो बोल देना धातु का एक खोखला बेलनाकार पात्र होता है, खोखला मतलब हेलो, है ना। तो लिखोगे इट कंसिस्ट ऑफ टू हेलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर D1 एंड D2। इट कंसिस्ट ऑफ टू हेलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर D1 एंड D2 कॉल्ड क्या, डीज, कॉल्ड डीज। These are separated
वाई या स्मॉल गैप, देखो स्मॉल गैप से क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं अलग अलग, क्योंकि बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। तो बोलेंगे चित्र में साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है। इसमें धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है, एक होता है बेटा, धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है जो बीच में से दो भागों में बटा होता है, और जो बीच में दो भागों में D1 और D2 में बटा होता है। दोनों भागों का आकार अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डीज कहा जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डीज कहा जाता है। फिर से बोलो क्या, चित्र में साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है। इसमें धातु का एक बेलनाकार क्या होता है बेटा, पात्र होता है जो दो भागों D1 और D2 में बटा होता है। दोनों का आकार अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डीज कहा जाता है। तथा दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के दौलित्र से तथा दोनों डीजों के मध्य में कोई धनायन का स्रोत जैसे ड्यूटेरियम रख दिया जाता है, तथा दोनों डीज के मध्य में जो थोड़ा सा गैप है उसमें कोई धनायन का स्रोत जैसे ड्यूटेरियम रख दिया जाता है, तथा दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के दौलित्र से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तथा दोनों डीजों को एक उच्च आवृत्ति के ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे यहाँ कितनी तीव्रता बेटा, कितनी इंटेंसिटी का 10 के ऊपर 4 की घात से, यानी 10,000 से लेकर 10 के ऊपर 5 की घात वोल्ट के क्रम का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कितना विभवांतर, कितना वोल्टेज जनरेट हो जाता है, इसके कारण इनके बीच में जो गैप है उसमें 10 के ऊपर 4 की घात से 10 के ऊपर 5 की घात, यानी 10,000 से लेकर 1,00,000 वोल्ट के क्रम का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तथा इन दोनों डीजों को एक दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य में रख दिया जाता है, तथा फिर इन डीज को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच NS के बीच में रख दिया जाता है, जिससे यहाँ 1 से 2 टेस्ला के क्रम का, कितने क्रम का बेटा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो टेस्ला में होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर लिखोगे तथा इन दोनों डीजों को एक उच्च आवृत्ति के दौलित्र से जोड़ दिया जाता है, जिससे जो डीज के बीच में गैप है वहां कितना, 10 के ऊपर 4 की घात मतलब 10,000 से लेकर 10 के ऊपर 5 की घात मतलब 1,00,000 वोल्ट के क्रम का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तथा फिर इन डीज को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में रख दिया जाता है, जिससे यहाँ 1 से 2 टेस्ला के क्रम का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बनेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तथा डीज में एक विक्षेपक प्लेट T लगा ली जाती है, जिसकी सहायता से धनायन को लक्ष्य पर या टारगेट पर क्या करवाया जाता है, आपतित या इंसिडेंट करवाया जाता है। तथा इस संपूर्ण व्यवस्था को एक निर्वात कक्ष या वैक्यूम चैम्बर में क्लोज कर दिया जाता है, तथा इस संपूर्ण व्यवस्था को एक निर्वात कक्ष के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये हो जाएगी कंस्ट्रक्शन बेटा। फिर से देखो एक बात, चित्र में साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है। इसमें धातु का एक बेलनाकार क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का क्या होता है, एक पात्र होता है जो दो भागों D1 और D2 में बटा होता है, इनका आकार अंग्रेजी के डी अक्षर जैसा होता है, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, डीज बोला जाता है। तथा दोनों डीज के बीच में जो वायु गैप है, तथा दोनों डीज के बीच एक थोड़े से जो गैप होता है, गैप को क्या बोलोगे, स्पेस, है ना। दोनों डीज के बीच में जो वायु गैप होता है उसमें कोई धनायन का स्रोत जैसे कि ड्यूटेरियम रख दिया जाता है, तथा दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के दौलित्र से जोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ 10 के ऊपर 4 की घात से 10 के ऊपर 5 की घात 10⁴ से 10⁵ वोल्ट के क्रम का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तथा फिर इसको दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रख दिया जाता है, दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है, जिससे यहाँ 1 से 2 टेस्ला के क्रम का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे डीज के अंदर 1 से 2 टेस्ला के क्रम का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर नहीं बेटा, 1 से 2 टेस्ला के क्रम का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, बनेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। 1 से 2 टेस्ला के क्रम की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, जनरेट हो जाती है। तथा फिर डीज में क्या लगा के, विक्षेपक प्लेट लगा के धनायन को कहीं पर लक्ष्य पर आपतित कर लिया जाता है, तथा फिर डीज में एक विक्षेपक प्लेट T लगाकर उसे लक्ष्य A पर क्या कर लिया जाता है, धनायन को आपतित कर लिया जाता है, बनेगा। जिसने बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर ली है उसे विक्षेपक प्लेट की सहायता से लक्ष्य पर क्या कर लिया जाता है, आपतित कर लिया जाता है। ये क्या हो जाएगी, इसकी कंस्ट्रक्शन बनेगा। बहुत सरल है बेटा। चित्र में साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है, इतना दिख रहा है आपको। इसमें एक बेलनाकार पात्र होता है धातु का,
जो दो भागों D1 और D2 में बटा होता है, ये अंग्रेजी के डी अक्षर जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डीज कहा जाता है। तथा दोनों डीज के बीच के वायु गैप में ये क्या रख लिया जाता है, तथा दोनों डीज के बीच के गैप में कोई धनायन का स्रोत जैसे ड्यूटेरियम रखा होता है, तथा दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के दौलत्र से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर कितना 10,000 से लेकर 1,00,000 वोल्ट के क्रम का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तथा दोनों डीजों को अब कहा शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच में रख दिया जाता है, जिससे डीज के अंदर क्या 1 से 2 टेस्ला के क्रम का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तथा इस संपूर्ण व्यवस्था को एक निर्वात कक्ष या वैक्यूम चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। बनेगा। चलिए, ये हो जाएगी कंस्ट्रक्शन, इसको हम मिटा देते हैं। तो बनावट अलग से लिख लीजिएगा इस नामांकन के बाद। तो ये हो गई बेटा बनावट, यानी अपन ने 4 चीजें, पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन देना था साइक्लोट्रॉन का, वो दे दिया। दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया बेटा, अपन ने चित्र बनाया, ये चित्र आपसे बन जाएगा। तीसरा पार्ट क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल आपको बता दिया है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित है, विद्युत क्षेत्र द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सर्कुलर पाथ में घुमाया जाता है, वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाता है। ऐसा बार बार होने से वो क्या कर लेता है, धनायन बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ये साइक्लोट्रॉन का क्या है, सिद्धांत बनेगा। फिर आपने इसके क्या लिखी, बनावट। अब रह गई ये वर्किंग और व्यंजक। बात समझ रहे कि नहीं, वर्किंग यूज बताने की जरूरत है नहीं, यूज तो आपको खुद पता है, उपयोग बताओ इसका क्या है। धनायन को त्वरित करवाने के लिए, धनायावेशित कणों जैसे कि अल्फा कणों और प्रोटॉनों को क्या करवाने के लिए, त्वरित करवाने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का। तो उपयोग आपको पता है, केवल 2 चीजें रह गई, एक रह गया इसका डेरिवेशन और एक रह गया इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में बता देते हैं फटाफट, देखिएगा। जैसे ही धनायन के स्रोत ड्यूटेरियम से कोई धनायन उत्पन्न होता है, अच्छे से देखो, जैसे ही धनायन के स्रोत का नाम क्या है, पी, है ना, तो इसका पी का नाम क्या है, ड्यूटेरियम। जैसे ही धनायन के स्रोत कोष्टक में लिखोगे ड्यूटेरियम से कोई धनायन उत्पन्न होता है, तो उस समय D1 डीज कैसी होती है, ऋणात्मक विभव पर, और D2 डीज कैसी होती है, धनात्मक विभव पर होती है। तो ये D1 देखिएगा, जैसे ही यह धनायन उत्पन्न होता है उस समय D1 डीज ऋणात्मक और D2 डीज धनात्मक होती है। तो यह D1 की ओर आकर्षित होकर, यानी ऋण की ओर आकर्षित, धन उत्पन्न हुआ है तो कई की ओर आकर्षित होगा, ऋण की ओर आकर्षित होकर D1 डीज में लंबवत क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही डीज के अंदर प्रवेश करता है उस पर लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। जैसे मान के चलो आवेश कितना उत्पन्न हुआ, Q, कितने वेग से अंदर की तरफ घुसा, V से, और कितनी तीव्रता में, B तीव्रता में। तो यहाँ पर ये लॉरेंज फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, लॉरेंज फोर्स हो जाएगा F = QVB sin थीटा। और कैसा प्रवेश किया है, लंबवत, इसलिए इसका नाम रहेगा sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है, 1। ये आ गया लॉरेंज फोर्स। और जैसे ये लॉरेंज फोर्स इसे क्या करता है, वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दे देता है। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, मान के चलिए उसका मास कितना है, उसका जो मास है यानी कि द्रव्यमान है कण का, वो m है, और उसका वेग कितना है, v, तो mv²। और कितनी त्रिज्या में घूम रहा है, r में, तो mv²/r। ये उसने क्या दे दिया, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया। किसने दिया है, लॉरेंज ने। इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये तो बात की बात है, अभी तो समझो बस कि जैसे ही धनायन के स्रोत ड्यूटेरियम से कोई धनायन उत्पन्न होता है, क्या बोलोगे, जैसे ही धनायन के स्रोत ड्यूटेरियम से कोई धनायन उत्पन्न होता है तो उस समय D1 डीज ऋणात्मक और D2 डीज धनात्मक होती है। इसलिए यह D1 डीज की ओर लंबवत प्रवेश करता है, D1 डीज की ओर आकर्षित होकर उसमें लंबवत क्या करता है, प्रवेश करता है। और जैसे ही उसके अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, देखो मान के चलो ऐसा उत्पन्न हुआ है, इधर से जाएगा जी, ये सीधा जा रहा था लेकिन इसको क्या कर दिया, नीचे की तरफ ऐसे घुमा दिया, ऐसे नीचे की तरफ क्या कर दिया, घुमा दिया। तो ये वापस ऐसे आएगा, इधर से आएगा और ऐसे घूम के फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे ऐसे, लास्ट में जब उसकी त्रिज्या बिल्कुल सट के ऐसे घूमने लगेगा तो यहाँ इसमें विक्षेपक प्लेट लगाकर उसे लक्ष्य पर क्या कर देंगे, टारगेट पर हिट करवा देंगे या इंसिडेंट करवा देंगे। बनेगा। तो यहाँ पर आएगा कि जैसे ही धनायन के स्रोत ड्यूटेरियम से कोई धनायन उत्पन्न होता है तो उस समय D1 डीज कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक, और D2 डीज धनात्मक विभव पर होती है। तो यह D1 डीज की ओर आकर्षित होकर उसके लंबवत उसमें क्या करता है, D1 डीज में प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल कार्य करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। और लॉरेंज बल उसे वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक क्या प्रदान कर देता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। और जैसे ही यह D1 डीज से कहाँ निकलता है बेटा, बाहर। देखो
जैसे ये D1D से अब ये वृत्तीय मार्ग में घूम गया, अब D1D से ये कहाँ निकल रहा है, बाहर निकलता है, तो उस समय इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो उस समय D2D किस विभव पर हो जाती है, ऋणात्मक विभव पर, और D1D धनात्मक विभव पर हो जाती है। तो लिखेंगे दोनों डीज की पोलैरिटी या दोनों डीज के चिन्ह या दोनों डीज के चार्ज चेंज होते हैं। तो अपन को ये नहीं लिखना, अपन को लिखना है उस समय D2D ऋणात्मक विभव पर और D1D धनात्मक विभव पर आ जाती है, जिसके कारण यह किसकी ओर आकर्षित होकर, D2D की ओर आकर्षित होकर बढ़ी हुई त्रिज्या और बढ़े हुए वेग से D2D में क्या करता है, प्रवेश करता है, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। और जब इसकी त्रिज्या, इसकी मतलब धनायन की त्रिज्या काय के बराबर हो जाती है, डीज के बराबर हो जाती है, डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। देखिएगा ये है बेटा डीज की त्रिज्या, बात समझ रहे कि नहीं, ये काय की त्रिज्या है, डीज की, और ये जो घूम रहा है ऐसे इसकी त्रिज्या भी काय के बराबर हो रही है। जब डीज के यानी ये टच होके बहने घूमने लगेगा, तो इससे टच होके घूमने लगेगा, तो उस समय क्या बोलेंगे, जब डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है तो विक्षेपक प्लेट लगाकर उसे लक्ष्य पर क्या करवा लिया जाता है, आपतित करवा लिया जाता है। बनेगा, फिर से देखो, जैसे ही धनायन के स्रोत ड्यूटेरियम द्वारा कोई धनायन उत्पन्न होता है तो उस समय D1D कैसी, ऋणात्मक, और D2D धनात्मक विभव पर होती है, जिससे धनायन कहाँ की ओर आकर्षित होकर, D1D की ओर आकर्षित होकर उसमें प्रवेश करता है। और डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लॉरेंज बल द्वारा इसे वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर दिया जाता है, जिससे यह धनायन वृत्तीय मार्ग में घूमते हुए D1D से क्या बाहर निकल आता है। और जैसे ही यह इस गैप में आता है, D1D के कहाँ आता है बेटा, बाहर आता है, तो उस समय D2D ऋणात्मक और D1D क्या हो जाती है, धनात्मक विभव प्राप्त कर लेती है। तो यह धनायन D2D की ओर आकर्षित होकर, देखो आकर्षित होकर, अब दो चीजें बोलना, बढ़ी हुई त्रिज्या और बढ़े हुए वेग, क्योंकि त्रिज्या भी बढ़ चुकी उसकी, देखो पहले इतनी थी त्रिज्या, अब जो अंदर जाएगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी और उसका वेग भी। तो बढ़ी हुई त्रिज्या और बढ़े हुए वेग से D2D के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, और यह क्रिया लगातार, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। और ये क्रिया नहीं बोलना तो फिर ये बोलोगे, इस प्रकार यह दोनों डीज के मध्य में लगातार घूमता रहता है, और इस प्रकार धनायन दोनों डीज के अंदर सर्पिलाकार मार्ग में घूमते हुए अधिकतम वेग और अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, और इसकी त्रिज्या डीज की त्रिज्या के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो डीज की दीवार में एक विक्षेपक प्लेट लगाकर, तो डीज की दीवार में एक विक्षेपक प्लेट लगाकर उसे लक्ष्य पर क्या कर लिया जाता है, आपतित कर लिया जाता है। यही साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि है। बनेगा, फिर से देखो, जैसे ही धनायन के स्रोत ड्यूटेरियम से कोई धनायन उत्पन्न होता है तो उस समय D1D ऋणात्मक होती है बेटा, क्योंकि धन को कौन आकर्षित करेगा, ऋण, तो ये D1D ऋणात्मक और D2D धनात्मक होती है, और यह D1D की ओर आकर्षित होकर उसमें लंबवत प्रवेश करता है। और जैसे ही D1D के अंदर जाता है उसमें लॉरेंज बल, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल, क्योंकि यहाँ तो विद्युत क्षेत्र अंदर कितना हो जाएगा, 0, तो चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल उसी वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक क्या प्रदान कर देता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। और यह D1D के अंदर वृत्तीय मार्ग में घूमते हुए जैसे ही D1D से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है, तो उस समय D2D ऋणात्मक और D1D कैसी हो जाती है, धनात्मक विभव प्राप्त कर लेती है। और यह D2D की ओर आकर्षित होकर, अब यह D2D की ओर आकर्षित होकर बढ़ी हुई त्रिज्या और बढ़े हुए वेग से लगातार उसमें बढ़े हुए त्रिज्या और बढ़े हुए वेग से उसके अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। इस प्रकार दोनों डीजों के मध्य में, क्या बोलोगे, इस प्रकार दोनों डीजों के मध्य में या सर्पिलाकार मार्ग में, स्पाइरल पाथ में लगातार क्या करता रहता है, गति करता रहता है। और जब इसकी त्रिज्या डीज की त्रिज्या के क्या हो जाती है, बराबर, जब धनावेश की त्रिज्या क्या के बराबर हो जाती है, डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, जब धनावेश की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तो डीज की दीवार में एक विक्षेपक प्लेट लगाकर उसे लक्ष्य पर आपतित कर लिया जाता है। बन जाएगा। तो इतना पार्ट अपन को लिखना है इसकी कार्यविधि में, यही साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि है। बनेगा बेटा। अब देखिए, इसके बाद आपके लिए इसकी त्रिज्या और रेडियस वगैरह के लिए व्यंजक आता है, तो लिखोगे, जब कोई प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करता है, राइट एंगल बनाते हुए प्रवेश करता है, समकोण बनाते हुए या लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर कौन सा बल अंदर की तरफ कार्य करता है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0, लेकिन यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रदान कर देती है, उसे लॉरेंज बल देती है, और लॉरेंज बल उसे वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए क्या दे देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल दे देता है। तो लिखोगे, जैसे ये डीज के अंदर, जब कोई धनायन डीज के अंदर प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल लगता है, अतः लॉरेंज बल मान के चलिएगा, चार्ज कितना है, Q,
और कितने वेग से गया है v, और कितनी तीव्रता में गया है v, और कैसा गया है लंबवत, इसलिए साइन कितना हो जाएगा 90। ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा q क्या है, तो q लिखोगे धनावेश, धनायन का आवेश, क्या लिखोगे धनायन का आवेश, ये लिख दोगे धनायन का आवेश हो जाएगा। और भी क्या हो जाएगा, उस धनावेश की क्या हो जाएगी वेग हो जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे धनावेश का क्या वेग, और बी क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों चीजें नीचे बता दोगे तो F इक्वल टू आ जाएगा Q V B, और यहाँ पर साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 1 बनेगा। फिर क्या लिखोगे, यह लॉरेंज बल, क्या लिखोगे यह लॉरेंज बल द फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स mv²/r टू अ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो लिखेंगे यह लॉरेंज बल इसे वृत्तीय मार्ग की या वृत्तीय मार्ग या त्रिज्या r में घूमने के लिए आवश्यक क्या कर देता है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है यदि डिस्क की त्रिज्या कितनी हो, कैपिटल R हो, है ना, और इसकी त्रिज्या कितनी हो r। घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है, तो यहाँ बेटा अभिकेंद्रीय बल लिख दोगे, कितना हो जाएगा mv²/r। m क्या हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का आवेश, वेग है, और r उसकी क्या है त्रिज्या, तो अभिकेंद्रीय बल मिल जाएगा सेंटीमीटर फोर्स मिल जाएगा, इसका नाम दे दोगे समीकरण नंबर 2। तो लिखोगे संतुलन की स्थिति में ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को अलग अलग बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा Q V B बराबर mv²/r बनेगा। देखिएगा इतना तो बड़ा आसान है बेटा, ये देखो r को इधर भेज दो, q v b को कहा नीचे, तो r बराबर आएगा mv²/q v, एक v से एक v कैंसिल, r बराबर कितना हो जाएगा mv/q v, ये हो जाएगी रेडियस। तो इस रेडियस के लिए कभी कभी व्यंजक निकालने के लिए आता है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, साइक्लोट्रॉन का जो चार्ज जा रहा है इसकी रेडियस स्मॉल r होगी, तो ये लिख देना बेटा बनेगा। अब आता है कि ये तो हो गया, अधिकतम गतिज ऊर्जा का भी व्यंजक आता है, तो बेटा वहां आर ना निकाल के आप क्या निकाल लेना, भी मैक्सिमम निकाल लेना। क्या निकाल देना, भी मैक्सिमम, वो बात की बात है। ये इक्वेशन तो हमेशा चाहिए है कि इन दोनों को हमेशा क्या करते हैं बराबर, त्रिज्या निकालनी है 100 दोनों को बराबर करिए, वेग निकालना है 100 दोनों को बराबर करिएगा। बात समझ रही हो कि नहीं, चलिएगा अब यहाँ पर इसके बाद देखिएगा, अगर ये आधा सर्कल कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगता है। आधा सर्कल कितने अंश का होता है बेटा, पाई, पाई मतलब 180 अंश का होता है, जानते हैं ना। तो आधा सर्कल कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगता है, तो इसका सीधा सीधा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ पर होती है कि ये हो गई आर, आर तो आपको आ ही गया है समझ में कि कैसे होता है। चलिएगा तो क्या लिखोगे, आधा चक्र या आधा चक्र बोलेंगे कि आधा सर्कल की दूरी तय करने में, आधा वृत्त तय करने में उसे लगा समय, उसे लगा समय मतलब चार्ज पार्टिकल को लगा समय। तो यहाँ ऊपर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल बनेगा। तो दूरी कितनी है, पूरी होती है 2 पाई आर, तो आधी कितनी होगी पाई आर, जानते हैं ना वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की कितनी होगी पाई आर, तो पाई आर ये हो गई डिस्टेंस, लिख देते हैं है ना, दूरी बटे चाल। कभी समय निकालने के लिए दे दिया, उसमें 3-4 व्यंजक आते हैं, ये पाई आर अपॉन में क्या हो जाएगा भी। बात समझ रहे कि नहीं, क्या हो जाएगा पाई आर अपॉन भी, और भी का मान आपने अभी निकाला था, सॉरी आर का निकाला था, ओके आर का रख दीजिएगा, टी बराबर बोलिए पाई अपॉन भी, और आर का मान कितना आया था, आर का आया था एम भी अपॉन क्यू बी, क्या आया था एम भी अपॉन क्यू बी, भी से भी कैंसिल, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा बेटा सेकंड, ये आ जाएगा समय बनेगा। तो आपको याद रखते जाना है। अब आपने 2 चीजें निकाल ली, एक निकाल लिया आर और एक निकाल लिया क्या टी। तो आर आई थी आपकी कितनी एम भी अपॉन क्यू बी, ये कैसे निकला था पता चला था, इसके लॉरेंज फोर्स को कैसे इक्वल किया था सेंटीमीटर फोर्स के, क्योंकि अंदर जाएगा तो लॉरेंज फोर्स गति करता है, लॉरेंज फोर्स काम करता है और तुरंत ही उसे कौन सा बल दे देता है सेंटीमीटर फोर्स देता है, इसलिए दोनों आपस में बराबर करके
बनेगा। टी इक्वल टू अपन ने ये फॉर्मूले में रखा, दूरी बटे चाल, आधी दूरी कितनी है सर्कल की, पाई आर, और ये क्या हो जाएगा भी। सो बेटा आर का अपन ने मान रख लिया। सो ये आ गया आपका पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा ठीक, समय हो जाएगा, बनेगा। अब आता है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए भी व्यंजक निकालो। काय के लिए व्यंजक निकालना है बेटा, अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है। अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए वापस वही आ जाएगा, क्यू भी बी बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी उसकी, जब उसका वेग अधिकतम होगा। तो यहाँ पर भी की जगह क्या लिखना, भी मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, भी मैक्स बनेगा। तो यहां से देखो, एक भी मैक्स से एक भी मैक्स कैंसिल, इधर कितना भी मैक्स एक बचेगा, उसको बचा लो, आर ऊपर जाएगा, एम कहाँ आएगा नीचे। तो क्यू बी आर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एम बराबर में क्या आ जाएगा, भी मैक्स बनेगा। वेग आ जाएगा अधिकतम, अधिकतम वेग को काय में, काइनेटिक एनर्जी के अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूले में रख लो, बनेगा। तो मैं चित्र को मिटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी अब। चलिएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, मैक्सिमम वाली, बराबर होगा 1/2 एम भी स्क्वायर, बनेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये, और ये भी की जगह क्या आ जाएगा, भी मैक्स, बन जाएगा कि नहीं। चलिए 1/2 एम, भी मैक्स का फॉर्मूला, भी मैक्स का वैल्यू बोलिएगा कितनी है बेटा, क्यू बी आर अपॉन में क्या हो जाएगा, एम बनेगा, और उसका क्या करोगे, स्क्वायर। लेकिन आप ये बताओ, अधिकतम जब गतिज होगी उसकी, ये ऐसे ऐसे करके अधिकतम तो घूमेगा कब, जब बेटा इसकी त्रिज्या काय के बराबर हो जाएगी खुद डीज, इसके बाद डीज खत्म हो जाएगी आगे, तो इसकी त्रिज्या और डीज की क्या हो जाएगी बराबर, और डीज की त्रिज्या क्या है, तो यहां लिखोगे अधिकतम, क्या बोलोगे, अधिकतम वेग होने पर कैपिटल आर बराबर स्मॉल बार, ये कैपिटल आर क्या है, डीज की त्रिज्या बराबर धनावेश की त्रिज्या बराबर। तो यहाँ पर क्या रख देना, कैपिटल आर, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो बस यहाँ पर कैपिटल आर अकेला रखना है आपको, और बाकी ज्यों करते हो बोलिएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एम, और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू बी, यहाँ आर की जगह क्या आएगा, कैपिटल आर अपॉन में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर, क्योंकि ये आर काय के बराबर हो जाएगा, जब भी क्या होगा, मैक्स होगा, उस समय ये अपने आप क्या हो जाएगा, आर कैपिटल आर के बराबर होगी। तो अधिकतम वेग होने पर डीज की त्रिज्या बराबर आवेश की त्रिज्या धनावेश की त्रिज्या। बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, 1/2 एम, चलो ये वर्ग काय पे लगा है, चारों पर, तो क्यू का वर्ग हो जाएगा, बी का वर्ग हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा, बटे में एम का वर्ग हो जाएगा, एक एम से एक एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताइएगा कितनी आएगी, आ गई फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी जो अधिकतम रहेगी वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और अपॉन में बेटा 2 और एम, तो क्या लिख दोगे, 2m, ये हो जाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो ज्यादा है तो मात्रा क्या लिख देना, जूल, क्या लिख देना, जूल, ये मात्रक लिख देना, बनेगा कि नहीं। तो ये हो गया बेटा आपका साइक्लोट्रॉन। कितनी चीजें निकाली, पहली रेडियस, दूसरी क्या निकाली, टाइम, आधा सर्कल तय करने में लगा समय, और तीसरा क्या आपने निकाली, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये सब किसकी निकली है बेटा, धनावेशित कण जो क्या कर रहा है, सर्पिलाकार मार्ग में या स्पाइरल जो पाथ है उसमें मूव हो रहा है, उसकी अपन ने निकाली है तीनों चीजें, बनेगा। चलिएगा बेटा, ये चैप्टर फिनिश, कल से चालू होगा आपका चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।